हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 19 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट के अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, हमें रूट ए प्लस रूट बी का वैल्यू कितना दे रखा है 5 और रूट ए माइनस रूट बी का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 1 और हमें ए और बी का वैल्यू बताना है। बस सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रूट ए प्लस में रूट बी इज इक्वल्स टू 5 रूट ए माइनस में 5 रूट बी। ठीक है, तो ये इधर ये हो जाएगा 4 रूट ए इज इक्वल्स टू इधर जाके प्लस 6 बी। तो ये 2 2 जा और 2 3 जा, तो ए बाय बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। बट हमें ए और बी का बताना है तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 9 और बी का आ जाएगा 4, 9/4। अब देखिए ये क्वेश्चन ना मतलब एग्जाम में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट घर में तो हो ही जाता है। देखो हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर बताना है जो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखो सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर क्या होता है 1 2 3। ठीक है, यही होता है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। हमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। तो देखो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो इसके अंदर से देखो 100 तो निकल आएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा 10। ठीक है ना, अगर मैं इसको पेयरिंग करूं 100 100 और एक 10 तो अंदर ही रह गया। और अगर मैं 10 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे होता है 10 प्लस नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा 9। ठीक है ना, 2 इंटू, और अगर मैं 9 को अंडर रूट में कर दूं तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रहेगी। तो ये हो जाएगा 19/6। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर रहेगा 3.16। ठीक है, अगर आप 10 को रूट में से निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3.16। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 316। अब हमें बस बताना है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर इसमें से जो भी होगा परफेक्ट स्क्वायर वो कुछ ना कुछ इसी के आसपास का होगा, 316 के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर या नीचे। अब देखो अगर आप 6 का स्क्वायर देखो तो होता है 6 6 जा 36। अब यूनिट डिजिट पे 6 तो है नहीं। अगर आप 317 पे जाओ तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 9 सिर्फ एक ही पे है, तो ये जो है ये जो नंबर है ये 317 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप 317 का स्क्वायर करोगे तो ये ऐसे ही निकल के आएगा, यही रहेगा 1,00489। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है 12.5% ऑफ P इज इक्वल्स टू 50% ऑफ Q। हमें P इज टू Q का रेशियो बताना है। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, इसका ये 10 हटा देते हैं तो ये 25 2 जा 25 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 10। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 का P का रेशियो आ गया हमारे पास 4:2 में 1। नेक्स्ट देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, एक ग्रोसर है एक पंसारी है जो 2 चावलों की वैरायटी को मिक्स करता है। एक का रेट क्या है 40 रुपए प्रति किलो और दूसरे का है 60 रुपीज पर केजी। किस रेशियो में मिक्स करता है 2:3 की रेशियो में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और डिवाइड क्या करेंगे, मतलब जो इनका ये मिक्सिंग का जो रेशियो है, इसकी जो क्वांटिटी होती है या क्वांटिटी का रेशियो होता है उससे हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। और जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है वो आएगी कॉस्ट प्राइस, जो मतलब मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पड़ेगा उस ग्रोसर को या पंसारी को। उसके बाद वो क्या करता है, इफ ही सेल द मिक्सचर, उसने जो मिक्सचर को क्या करा सेल करा, सेलिंग प्राइस कितना दे दिया हमें 57.20 रुपीज। तो हमें बताना है उसका गेन और लॉस परसेंट, उसे गेन या लॉस क्या हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा 4 2 80 प्लस में 180, तो ये हो जाएगा 260। 260 को अगर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना आ गया 52 और उसने बेचा कितने का है 57.20 का, 52 और 57.20 का। तो देखो कितने का उसे प्रॉफिट हुआ, 52 माइनस कर देते हैं 0.20 और ये हो जाएगा 5। तो देखो अगर आप सीधा सीधा देखो तो उसे फायदा कितने का हुआ है 5.20 का। अगर आप 52 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5.20, तो गेन उसे सीधा सीधा हुआ है 10% का।
अब वो कह रहा है एक बुक है जिसका ओरिजिनली प्राइस था 600, जो उसका मार्क प्राइस था बुक का वो था 600, उसके बाद उसके अंदर एक रिडक्शन करी गई है, मतलब डिस्काउंट दिए गए हैं, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। एक डिस्काउंट दिया गया है 10% का, तो मतलब उसे 90% की वैल्यू पे बेचा गया है, और एक और डिस्काउंट दिया गया है 20% का, तो मतलब उसे 80% की वैल्यू पे बेचा गया है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो उसका सेलिंग प्राइस ही आएगा, तो बस उसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये कर दिया, और 6 9 जा 54 इंटू में 8, 8 4 जा 32, देखो यूनिट डिजिट पे 2 सिर्फ यहीं आ रहा है, तो 432 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस रहेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, हैविंग इनिशियली स्टैब्लिश अ मार्क प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ 20% प्रीमियम ओवर इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 120% कर दूं तो ये इसका क्या सेट करा गया है, मार्क प्राइस सेट करा गया है, उसका अंकित मूल्य सेट करा गया है जो है 20% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से। 20% ज्यादा मतलब 120% पे इसका मार्क प्राइस सेट किया गया है। अब वो क्या कह रहे हैं, एक रिटेलर ने क्या करा है, एक अनस्पेसिफाइड डिस्काउंट दिया गया है, कुछ डिस्काउंट दिया है, हमें नहीं पता कितना दिया है, तो हम मान लेते हैं X% का उसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे हुआ है। अब वो कह रहा है जब हमने डिस्काउंट भी दे दिया तो जो उसकी ट्रांजैक्शन हुई है उसके अंदर कितने का प्रॉफिट हुआ है, 8% का। अगर आप कॉस्ट प्राइस पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब कॉस्ट प्राइस के 108% की वैल्यू पे उसे बेचा गया है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट उसे दिया गया है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैंसिल, तो 12 9 जा सीपी से सीपी कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 90। अगर आपने उसे 90% की वैल्यू पे बेचा है तो डिस्काउंट दिया है 10% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ आप डायरेक्टली किससे सॉल्व कर सकते हो, उसके ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर आइडेंटिटी लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू उसने हमें दे दिया 35। अब देखो a और b उसने हमें कितना दे रखा है, 6। मतलब a और b मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिले, 6 ही मिले। अब देखो 7 एक प्राइम नंबर है, अगर आप इसको 7 इंटू 1 बस इतना ही ब्रेक डाउन ही तो आप इसका कर सकते हो। 7 इंटू 1 कभी भी आपका 6 नहीं बनेगा। अब देखो अगर आप 8 के फैक्टर बना दो, कितने भी फैक्टर बना दो, लेकिन a इंटू b इस केस में भी कभी भी 6 नहीं बनेगा। अब देखिए 6 के केस में आते हैं। अगर आप 6 का केस लो तो 6 इंटू 1 एक ही केस बनेगा जिसके अंदर क्या आएगा, a और b का वैल्यू 6 आ जाएगा। बट अगर आप 6 का क्यूब कर दो तो ये हो जाएगा 216 प्लस में 1, तो a क्यूब प्लस b क्यूब कभी भी 35 नहीं बनेगा। अब लास्ट आपका बचता है 5। अगर देखो 5 के इसके अंदर आप जाओ 2 इंटू 3, ठीक है ना, 2 इंटू 3 आपका क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। अगर आपने a क्यूब प्लस b क्यूब कर दिया तो आपका आंसर आपका 35 आपको मिल जाएगा। तो बस आपको अगर इसके ऊपर थोड़ा सा देखो, क्योंकि इतना बड़ा आप आइडेंटिटी वहां लगा के सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमें क्या बताया है, इसके अंदर हमें रेट मतलब परसेंटेज का रेट बताना है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करा था, प्रिंसिपल आपका था 2000, 4 साल के बाद ये कितना हो गया 2520। तो 2520 इसके अंदर आपका अमाउंट भी है और प्रिंसिपल भी है, मतलब इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का ये दे रखा है। तो देखो उसको जो 4 साल के अंदर इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 520 रुपए, ये 4 साल में मिला है। अगर हम इसका 1 साल का इंटरेस्ट निकालें तो कितना हो गया, 130 रुपए। 130 रुपए 2000 से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा, 6.5%। 6.5% के रेट से उसे इन्वेस्ट किया गया था। अब देखिए वो कह रहा है एक पर्सन ने इन्वेस्ट करा है 8000 रुपीज एक स्कीम में, और कितने परसेंट के रेट पे इन्वेस्ट करा है, 6% के रेट से, ठीक है। वो दूसरा बोलता है 5000 रुपीज इन्वेस्ट करा गया है एक और स्कीम के अंदर, कितने परसेंट के रेट पे, 8% के रेट पे, और बोला गया है फॉर द सेम ड्यूरेशन। दोनों के लिए, अगर एक के लिए टाइम t है तो दूसरे के लिए भी टाइम कितना होगा, t ही होगा। तो इसको भी t
टाइम के लिए इन्वेस्ट करा गया है और इसे भी टी टाइम के लिए इन्वेस्ट करा गया है। वो कह रहा है दोनों का इंटरेस्ट मिला के उसे कितना मिला है 1760। अब देखो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं दोनों का सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो एंड में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1760। तो हमसे पूछा गया है कितने टाइम के लिए उसे इन्वेस्ट करा गया था। तो देखो इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 0, ये 2 0, देन 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 8 2 जा और ये 0। तो ये हो जाएगा इधर और फर्दर इसको कर सकते हैं क्या, हाँ 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 2 जा, 5 4 जा, 5 4 जा, तो 2 6 जा 12t प्लस में 10t इज इक्वल्स टू में 44। तो ये हो जाएगा 22t इज इक्वल्स टू में 44। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 2 years। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अगर आपने कहीं पे देखा होगा जैसे स्टेयर केस बने हुए होते हैं, उसके अंदर या तो आप देखो कि कार चढ़ाने के लिए पार्किंग बना रखी होती है, मतलब अगर आप स्टेयर्स को देखो तो कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा होता है, या तो आप यहाँ से अपना कार भी ले जा सकते हो और अपना अगर व्हील चेयर के ऊपर अगर कोई है तो आप उसको व्हील चेयर को भी आप मतलब ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे से चढ़ा के लेके जाते हो। आपने कहीं देखा होगा मतलब पब्लिक प्लेसेस के अंदर। अब वो कह रहा है एक व्हील चेयर का रैंप बनाया है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ये वाली हाइट की बात हुई है, ये है 1.5 मीटर। और वो बोल रहा है इफ द रैंप डिजाइन टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लेवल ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रैंप। अब अगर आप समझ जाओ कि ये रैंप कुछ ऐसे ट्राइंगुलर शेप का होता है तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हाइपोटेनियस का वैल्यू है उसने हमसे ये पूछा है। तो बस हमें यही बताना है। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू में 1.5/x। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो रैंप का हाइट कितना रहेगा हमारा 3 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, सपोज ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है ए, यहां से वो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 30 डिग्री। सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। अगर मैं यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊं टॉप ऑफ द बिल्डिंग तो ये कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और वो कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट बी, एक पॉइंट है बी विच इज डायरेक्टली बिटवीन ए एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये देखो फुट ऑफ द बिल्डिंग है, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट है और ए और सी के बीच में एक पॉइंट है जो है बी। और फिर यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का, ये यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द बिल्डिंग्स फुट। तो मतलब देखो ए सी का रेशियो इज टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी टू द बिल्डिंग फुट, बी सी का रेशियो, ये हमसे पूछा जा रहा है ए इज टू सी का रेशियो और बी सी का रेशियो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो सपोज हम हाइट मान लेते हैं h है, ठीक है, सपोज h हमने हाइट मान ली। अभी देखो हम 30 डिग्री की बात करते हैं तो 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन में बेस कितना रह गया ए सी। तो ए सी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया √3h, ठीक है। ए सी का वैल्यू मैं यहां लिख देती हूँ, ये आ गया हमारे पास √3h। अब बी सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1060 डिग्री होता है हमारे पास √3, 1060 डिग्री होता है √3 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा है बी सी। तो हमारे पास यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी आ गई h/√3, यही लिख देते हैं h/√3, ठीक है। तो h से h कैंसिल, ये डिनोमिनेटर इधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है इफ अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यदि किसी गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे उसका क्या पूछा जा रहा है डायामीटर पूछा जा रहा है, व्यास पूछा जा रहा है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2πr का स्क्वायर, जो हमें दे रखा है किसके इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। हमें डायामीटर बताना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू में पाई r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 154, तो ये हो जाएगा 11 2 11 14 देन 2 और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 49/2 r का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 2 2 4 0.1 बचेगा
2 5 10, तो देखो ये हो जाएगा 24.5। अब अगर आप देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, अब आप देखो तो ये बहुत बहुत मतलब 25 के एकदम पास है, तो मतलब आप समझो ये 4.9 मान लो, मतलब बस बिल्कुल 0.5 का ही तो डिफरेंस है, तो ये r का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.9, ठीक है, 4.9 4.8, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना इससे कम होगा, और हमसे इसका डायमीटर पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये लगभग लगभग 9 के पास में होगा, ठीक है, 9 से छोटा तो नहीं होगा, तो 9.9 सेंटीमीटर उसका क्या रहेगा, डायामीटर रहेगा। अब देखिए वो कह रहा है एक कोन है, एक शंकु है जिसकी हाइट हमें दे रखी है, देखो हम बना लेते हैं एक कोन जिसकी हाइट हमें दे रखी है h और रेडियस हमें दे रखा है r। अब वो क्या कह रहा है, उस कोन को क्या करा गया, मेल्ट करा गया और दोबारा बनाया है, एक छोटा कोन की शेप में बनाया गया है, ठीक है। अब जो छोटा कोन है उसकी हाइट हमें दे रखी है h/2 और रेडियस दे रखी है r/3, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम इज अनयूज्ड। अब देखो अनयूज्ड क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा ये हमारा ओरिजिनल कोन था, इसका वॉल्यूम माइनस में से स्मॉल कोन का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो देखो टोटल वॉल्यूम अभी हम बनाते हैं, 1/3 पाई r का स्क्वायर इनटू में h, ये हमारा ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम है। और देखो अब ये छोटा वाला कोन जो उन्होंने हमारा बनाया है उसे मेल्ट करके वो बनाते हैं, 1/3 पाई r का स्क्वायर इनटू में h, कुछ ऐसे ही है, कैलकुलेट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से ये r कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तो हमारे पास बचा, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे कितना बचा, ये हो जाएगा 3 3 9 9 2 18, तो वॉल्यूम कितना आया, जो ये ओरिजिनल कोन था उसका वॉल्यूम था 18 और जो ये छोटा वाला कोन है इसका वॉल्यूम आ गया 1। तो इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा, टोटल अपॉन में अनयूज्ड, टोटल था 18, यूज करा गया 1, तो अनयूज्ड कितना आ गया 17, तो फ्रैक्शन कितना बना 17/18। अब देखिए देखते हैं हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन टू दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द सेम साइड। अब देखो अगर आप एक हेक्सागन बनाओ, एक आपने हेक्सागन बनाया, अगर आपको ये बात पता है कि हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, क्या होते हैं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6, एक हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। तो हमसे वो क्या पूछ रहा है, एरिया का रेशियो किसका, हेक्सागन इस टू में ट्राइंगल। तो देखो कितने ट्राइंगल्स हैं 6, तो हेक्सागन का एरिया कितना हो गया 6 और ट्राइंगल का एरिया 1, तो 6:2 में 1। अब देखिए एक प्रिज्म है जिसका बेस कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, ठीक है, और उसकी जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो है 4 सेंटीमीटर। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, प्रिज्म के बेस बता रही हूँ, वो है 4 सेंटीमीटर की, इसकी एक साइड है, और जो उसकी हाइट है वो कैसी है, ऐसे करके इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में है वो 5, देन हर बार में वो कितनी इंक्रीज हो जाती है, 1 इंक्रीज हो जाती है, तो 6 7 8 9, 1 सेंटीमीटर ईच सब्सिक्वेंट लेयर, मतलब लेयरिंग के अंदर है उसकी हाइट, और टोटल कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर है। तो देखो 1 2 3 4 5, मतलब एंड में पहुंच के हाइट कितनी हो गई 9, मतलब 5 से स्टार्ट हुई, 5 6 7 8 9, तो टोटल हाइट इसकी कितनी हो गई 35, ठीक है। या तो देखो इसको एपी के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते, कितनी लेयर्स थी 5/2, फर्स्ट टर्म 5 + 9 लास्ट टर्म, तो ये हो जाता 14, तो ये 2 7 तो 7 5 35, या तो इसे ऐसे कैलकुलेट कर लेते, नहीं तो इजीली ये इसका टोटल हाइट कितना आ जाता, ये आ जाता। तो हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट। अब देखो हाइट हमारे पास कितनी आ गई 35, और बेस का एरिया कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 a², ए कितना है हमारे पास 4 इनटू में 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 4 140 इनटू में √3 का वैल्यू 1.732, ये दे रखा है उसने, आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 242.48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर पूछा जा रहा है व्हाट इज द क्वेश्चन। हमें इक्वेशन बनानी है बेसिकली कि एक पॉइंट है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है और उसका स्लोप हमें दे रखा है m। तो बस हमें इसका बनाना है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस में x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस में y1। अब y1 हमारा माइनस में है तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू में m x, और x1 भी हमारा माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 1। और m हमें कितना दे रखा है, m तो पुट ही नहीं करा, तो m का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये y प्लस में 2 इज इक्वल्स टू में माइनस का 3x माइनस का 3, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू में माइनस का 3x माइनस का 5। ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको इतना तो पता होगा कि जो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स होता है, सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का होता है 360 डिग्री। उसमें से एक एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री का है, ठीक है ना। ईच एंगल, जितने भी एंगल थे वो था एक 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी साइड्स थी पॉलीगन की, तो डिवाइडेड बाय 60, तो कितनी साइड्स थी पॉलीगन की, 6 साइड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा तो टफ है ये वाला शिफ्ट। अब देखिए एक ट्राइंगल है PQR, PQ और ये है R, और ये दे रखा है हमें G, सेंट्रॉइड दे रखा है, केंद्रक दे रखा है। अब देखिए P के हमें दे रखे हैं मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं, ये है x y, ये हमें P क्या दे रखा है और ये दे रखा है Q का दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है वर्टेक्स R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हमें x और y हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल्स टू 3g। ये अगर आप x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो उसके लिए इंप्लीमेंट होगा, मतलब सिर्फ x कोऑर्डिनेट के लिए। g मतलब जो सेंटर के ऊपर है, मतलब ये हमारे सेंटर के ऊपर है ना, ये वाला, ये भी x है और ये y है, ठीक है ना। और अगर y कोऑर्डिनेट का अलग से सॉल्व होगा तो भी यही रहेगा। तो देखो पहले हम ना x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस का 2 प्लस में हमें r का नहीं पता, ये देखो r के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, x इज इक्वल्स टू में 3 इंटू में ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में x इज इक्वल्स टू में 3। तो x का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना निकल आया, 2। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारे पास 2। y का भी सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉरी 2 कहाँ लिख दिया, y के कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं, माइनस का 1 प्लस का 4 प्लस का y इज इक्वल्स टू में 3 इंटू में ये y का है 2, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू में y, और ये रह गया 3 प्लस में, तो ये हो जाएगा y का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया 3। तो हमारे पास जो r वर्टेक्स थे उसके x और y के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 2 and 3। तो बस बेसिकली अगर आपको दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हो अलोंग विद सेंट्रॉइड, ठीक है, अलोंग विद सेंट्रॉइड, और आपसे ये थर्ड वाला पूछा जाए तो बस यही करना है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लीकेशन। बस ये सिंपल अगर फॉर्मूला कर दो तो आपके 3:2 मतलब जो थर्ड वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे। अब देखिए ये तो सिंपल का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू में a b, तो 4 इंटू में a इंटू में b, तो कितना हो जाएगा 4 7 और मल्टीप्लाई बाय 77। अब देखिए वो कह रहा है दो सर्कल हैं जिनका रेडियस है, एक का है r1 और इसका है r2, ठीक है, और उनका जो सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस उसने हमें दे रखा है कितना, d दे रखा है, और जो लेंथ ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये सीधी स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है नहीं पता, तो उसको हम t मान लेते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस। ये जो t है ये किसके बराबर दे रखी है, d के बराबर दे रखी है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या सही है। तो देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में, अब डिस्टेंस भी इसी के बराबर है तो इसको भी मैं t लिखूं या d लिखूं, ठीक है ना, t स्क्वायर d माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों सेम है, इधर लेके जाऊंगी माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू में r1 माइनस में r2 का होल स्क्वायर। तो r1 किसके इक्वल आ जाएगा, r1 इज इक्वल्स टू में
R2। तो ये हमारा ये वाला रिलेशन, ये वाला इक्वेशन सही रहेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है सर्कल की जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 2√21, अभी नहीं बनाते, और जब उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, मतलब कॉर्ड का ये डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना 5। तो अगर जब एक सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो वो कॉर्ड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये हो जाएगा 21 और ये भी कितना हो जाएगा 21। तो हमसे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये पूछा जा रहा है आर। तो पाइथागोरस लगा देते हैं, r² इज इक्वल्स टू में 25 प्लस में 21, तो r² इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 46। अब देखो ये जो 46 है ये 6 से तो ज्यादा है लेकिन 7 से कम है, तो 6 से ज्यादा और 7 से कम में एक हमारे पास यही ऑप्शन है 6.78 सेंटीमीटर। मतलब 6 के स्क्वायर से ज्यादा है ना, 36 से ज्यादा है और 49 से क्या है, कम है, ठीक है ना। अब देखिए आप इसे बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो यही आइडेंटिटी बन जाएगी, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, x²। बस अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लो टाइम देके, तो ये क्या है, उसकी आइडेंटिटी है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा साइन एक्स किसके इक्वल है, कॉस एक्स के, और ये कब होता है, किस केस में होता है, 45 डिग्री पे, है ना। तो उस टाइम पे दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो हमसे साइन 4 प्लस कॉस 4 का वैल्यू पूछा गया है, तो 1/√2 इंटू में 1/√2 इंटू में 1/√2 इंटू में 1/√2, अगेन यही √2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1/4 प्लस में 1/4, तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो पता है व्हेन a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या हो 0, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का वैल्यू क्या होता है 3abc, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे a प्लस b 0.3 माइनस 0.3, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होगा 3abc, और इसको डिवाइड किससे करना है 3abc से, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो, अगर आप इसके न्यूमरेटर में से 4 का क्यूब बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, अगर 4 का क्यूब कॉमन ले लिया तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, आपस में कट गया, तो आंसर क्या बचा 4 का क्यूब 64। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जितना आपके डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपके किसी कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई प्रिपेयर कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सो प्लीज डू शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।